देश में किस किस्म के हालात है, प्रदेश में कैसे हालात है, इन बातों पर भी चर्चा हुई। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं चंद बातें आपके साथ करना चाहूँगा। तुलना की जा रही थी थोड़ी देर पहले, हमारे जो साथी बोल रहे थे, चाहे वो माजरा जी थे, बड़शामी जी थे, चाहे राणा साहब थे, सब कह रहे थे कि 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक आप पार्टी का, एक बीजेपी का है और एक आपकी अपनी पार्टी का। और भी प्रत्याशी आएंगे, लेकिन साथियों जो सबसे ज़्यादा बड़ी विचार करने वाली बात है, जिस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है आज, 10 वर्ष तक नवीन जिंदगिया कुरुक्षेत्र से सांसद रहे और लोकसभा के अंदर एक लिस्ट जारी होती है। लोकसभा में हर वर्ष, हर 5 साल में किस मेंबर पार्लियामेंट की क्या भूमिका रही है, किस मेंबर पार्लियामेंट ने कितना समय देश के अंदर के हालात पे चर्चा करी है, किस सांसद ने किस लोकसभा क्षेत्र से चुनकर के आया, किस राज्य से चुनकर के आया, उस राज्य के अंदर किस किस्म के हालात हैं उनके बारे में देश को अवगत कराया है, या किस लोकसभा क्षेत्र से उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर लोगों की सरकार अनदेखी कर रही है, भेदभाव कर रही हो रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में, विकास के मामले में। तो फिर लोकसभा सांसद की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो जब लोकसभा का सेशन आए तो वो फिर अपनी ये सारी बातें लोकसभा के अंदर रखे, ताकि देश के लोगों को पता लगे कि सरकार भेदभाव कर रही है, सरकार विकास करा रही है, सरकार उस इलाके के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। कुरुक्षेत्र का नाम पूरी देश और दुनिया में जाना जाता है और कुरुक्षेत्र के सांसद होने के नाते उसकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि वो कुरुक्षेत्र के लोगों की जो दिक्कत और कठिनाई थी उसको जिक्र करता है। कुरुक्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने के लिए केंद्र की सरकार से पैसा लेकर के आते हैं। लेकिन हैरानी की बात है, 10 वर्ष के अंदर 2 मिनट भी लोकसभा के अंदर खड़ा होकर के कुरुक्षेत्र का जिक्र उसने नहीं किया। लोकसभा का तो दूर की बात है, उसने देश के व्यापारी के बारे में चर्चा नहीं करी, प्रदेश के बारे में चर्चा नहीं करी, लोकसभा के बारे में चर्चा नहीं करी। 10 वर्ष सांसद रहा। मैं इलाहाबाद से विधानसभा का सदस्य हूँ। मुझे जब भी विधानसभा के अंदर समय मिलता है, मैं प्रदेश में किस तरह से सरकार प्रदेश के लोगों के साथ व्यवहार करती है उसके ऊपर चर्चा करता हूँ, सरकार को कटघरे में खड़ा करता हूँ। जहाँ विधानसभा में सरकार को मजबूर करता हूँ, वही विधानसभा के बाद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जहाँ कहीं किसी की कोई अनदेखी करता है उसकी लड़ाई भी लड़ने का काम करता है। एक तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तुम्हारे यहाँ से जिसने 10 वर्ष में कभी एक शब्द भी नहीं बोला। एक आप पार्टी का है जो 5 साल तक राज्यसभा का मेंबर है और उस 5 साल के दौरान हरियाणा प्रदेश में अनेक एजिटेशन हुए। एक एजिटेशन हुआ था आरक्षण को लेकर। ये अपने आप को कहता है मैं 3 जिले का रहने वाला हूँ, मैं भी हरियाणा का हूँ। तो जब आरक्षण के मामले के ऊपर सरकार जो आरक्षण को लेकर के जो अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, जब उनके ऊपर लाठियां बरसा रही थी, जब उन पर गोलियां चला रही थी,
तो सुशील गुप्ता ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। इस सुशील गुप्ता ने एक दिन भी राज्यसभा में कहीं इस बात को, इस मुद्दे को उठाया नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही है। तब तो नहीं बोला था। उसके बाद किसान आंदोलन चला। उस आंदोलन में भी सरकार ने अनेक तरह की यातनाएं लोगों को देने के काम किया। किस किस तरह से आरोप लगाए गए, लेकिन ना नवीन जिंदल ने एक शब्द कहीं बोला, ना इसने कहीं एक शब्द बोला। अब ये पैराट्रूपर बढ़ करके तुम्हारे बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे। लोगों को जाकर के समझाने और बताने की जरूरत है कार्यकर्ताओं की कि ये वो लोग हैं जो केवल दाव लगाने के लिए आए। इनका आपके प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश की जनता के साथ किस किस्म के कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ा है, इनको उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये तो अपना बिजनेस चलाते हैं बेचारे। इनके बिजनेस में अगर घाटा लग जाए तो फिर बैंकों का पैसा खा जाते हैं, और अगर इनको बिजनेस से कुछ मुनाफा हो जाए तो फिर राजनीतिक लोग इनको ईडी का डर दिखाते हैं, इनसे डर बैठ के निकलवाते हैं। फिर इनको भय दिखा करके इनसे चंदा वसूली होती है। इसलिए ये लोग राजनीति में ज्वाइन कर रहे हैं कि जिसकी सत्ता होगी उसके साथ ज्वाइन कर लो ताकि कल को और ज़्यादा धूम मचा सके। माजरा जी बता रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री का खुद का ये बयान था, और आज भी बयान वो मेरे ख्याल यहाँ इस पे सीडी पे आपको दिखाना भी चाहते थे। देश का प्रधानमंत्री कहता है मैंने तिजोरियों के अंदर सोना और चांदी तो देखा, लेकिन मैंने कोयला पहली बार देखा है। वो नवीन जिंदल की तिजोरी के अंदर कोयला भरा हुआ है, और कोयला भी थोड़ा नहीं, 40,000 करोड़ का है। हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, और इंक्वायरी के साथ साथ जिसने बेईमानी करी है, चोरी करी है, ठगी करी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो नहीं करी, क्लीन चिट दे दी। पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन इनके पास है जिसमें ये ला करके बेईमानों को डालते हैं, और फिर बाहर निकलते हैं तो कहते हैं बड़े साफ सुथरे हैं। अभी बात कर रहे थे 400 पार की भी। हालत ये है, बात तो 400 पार की करते हैं, और कुरुक्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपने एक भी कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं है जिसको वो टिकट दे करके चुनाव के मैदान में भेज दे। यहाँ कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं, चोर और बेईमानों को टिकट दे करके लोकसभा में ले जाना चाहते हैं। इस चुनाव में आपकी एक बड़ी जिम्मेवारी है। जिस तरह से किसान आंदोलन के अंदर इन बेईमानों ने तो कसर नहीं छोड़ी थी, भाजपा वालों ने जात पात धर्म और मजहब के नाम पे हमें लड़ाने, हमें आपस में बांटने। पहले आरक्षण के मामले में 35 और 36 जात के नारे दिए गए। फिर जब किसान आंदोलन चला तो उसके अंदर ये कहा गया ये तो खालिस्तानी है, अलगाववादी है। फिर ये कहा ये तो एक ही कौम का है। फिर अनेक तरह के आरोप लगाए। लेकिन उस किसान आंदोलन के अंदर 36 जात के लोगों ने गांव में पंचायतें करके बैठ करके फैसले ले लिए थे कि अगर ये 3 काले कानून खत्म नहीं होगा, MSP का कानून नहीं बनेगा, तो हम अपने गांव में किसी भी भाजपा जनता के नेता को घुसने नहीं देंगे। लोगों ने पोस्टर लगा दिए थे, बैनर लगा दिए थे, मैंने अनेक गाँव में देखे। और इनकी किसी की हिम्मत भी नहीं हुई थी 13 महीने किसी गांव में या शहर कस्बे में जाकर के मीटिंग करनी। कैमला गांव में मुख्यमंत्री जाकर के किसानों की एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता था, वहाँ लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। आखिर फिर सरकार को इस बात का डर और भय हो गया कि तुम्हारे तो रास्ते बंद हो जाएंगे। यूपी का चुनाव आ गया था, चुनाव आ जाओगे।
750 किसानों ने शहादत दी। 13 महीने आंदोलन चलाया। प्रधानमंत्री ने आखिर माफ़ी मांगी कि मेरे से भूल हो गई, मैं कानून वापस लेता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, MSP का कानून बनाऊंगा। वो आज भी नहीं बना। आज भी किसान फिर आंदोलन कर रहे हैं। 12-13 किसानों को यहाँ पे भी मार दिया गया। सुरक्षा के नाम पे भी मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सरकार को लिख करके देता है कि मुझे किसानों से खतरा है, हरियाणा के किसानों से खतरा है। तो फिर किसके हरियाणा में बैठा, हरियाणा छोड़ के चला गया। ये नहीं जाएंगे, बड़े ढीठ लोग हैं। इनको निकालने के लिए आपको फिर से संगठित होना पड़ेगा, फिर से उसी तरह पंचायतें करनी पड़ेगी गांव गांव में, और फिर से ये फैसला लेना पड़ेगा कि ना हम इनको वोट देंगे, ना हम इनको अपने गांव में घुसने देंगे। इसके लिए आज आपकी बैठक बुलाई थी। एक कार्यकर्ता गांव गांव में जाए, मीटिंग करे, जहाँ मीटिंग करे वहीं घर घर जा करके वोट की अपील करें। ये सारी बातें खुल करके लोगों के सामने रखें। जब आप गांव में सब लोगों के सामने ये सारी बातें रखोगे तो हर व्यक्ति आपकी बात से सहमत होगा। हर आदमी आज की इस मौजूदा सरकार से दुखी है, परेशान है, इसको बदलना चाहता है। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, ये प्रेस वाले भी परेशान है, माताएं बहनें भी दुखी है, पढ़ा लिखा नौजवान दुखी है। इस राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हुई है। इनके राज्य में नशा और अपराध बढ़ा है। इसलिए लोग इनको बदलना चाहते हैं। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? अगर बदलना चाहते हो तो फिर जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, जो बाकी साथियों ने आपको सारी बातें बताई है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप आज से ही जाकर के गांव में बैठक करोगे, शहर के अंदर वार्डों में जाकर के लोगों से मिलोगे, शहरों के जहाँ बूथ है उन बूथों में जीतने का काम करोगे। गांव का अपना बूथ जीतने के लिए आज से प्रयास शुरू करोगे। अगर बूथ जीत लोगे तो चुनाव जीत लोगे, तो कोई नहीं हराएगा। ये चुनाव जीतो, इस चुनाव जीतने के मायने दो निकलेंगे। एक तो लोकसभा में आपका प्रतिनिधि जाएगा, वहाँ जाकर के आपकी बात करेगा, और दूसरा आने वाला विधानसभा का जब चुनाव होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्ता फिर काबिज हो जाएगी। कोई भी लोग पाएगा। हमने अपनी हरियाणा में सरकार बनाने के लिए लोकसभा जीतना जरूरी है। इसके लिए अभी से मेहनत करो ताकि लोकसभा में आपकी पार्टी जीते और आने वाले समय में विधानसभा में आपका राज बने। ये सारी बातें आपसे कहने आया था, आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।